दोस्तों नमस्कार, डॉक्टर संजीव कुमार का अनुस्वार मंच से। और आज हमारे साथ हैं श्रीमती आभा सिंह, वो एक जानी मानी कथाकार हैं और पेशे से शिक्षिका रह चुकी हैं। उनकी 5 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। नहीं, मेरी 11 किताबें प्रकाशित हुई है। 11 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं जी। अमेज़न पर भी 6 किताबें हैं। और हम अब पड़ताल करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा की, उनसे, उन्हीं के द्वारा। नमस्कार आभा जी, स्वागत है आपका अनुस्वार मंच पर। और बहुत बहुत आभार कि आपने मंच के साथ जुड़ने की स्वीकृति दी। हम इस विचार विमर्श में, इसे साक्षात्कार नहीं कहना चाहिए जी, ये विचार चर्चा में हम आपके साहित्यिक जीवन की पड़ताल करेंगे, कैसी रही आपकी साहित्यिक यात्रा जी। और पहली जानकारी चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, वह है कि आपने साहित्य का लेखन कार्य कब से प्रारंभ किया? किससे आपको प्रेरणा मिली? मेरा बचपन जो है वो अपने दादा दादी के साथ गुजरा था जी। तो जो मेरे दादाजी थे वो और दादी जी भी साहित्यिक रुचि के लोग थे जी। और घर में मैगजीन्स आती थी उस जमाने में, धर्मयोग, हिंदुस्तान, पराग वगैरह, जिसमें धारावाहिक बहुत अच्छे रचनाकारों के उपन्यास धारावाहिक रूप में आया करते थे, जैसे यशपाल जी का झूठा सच और आनंद प्रकाश जैन का तांबे के पैसे, और पराग में हम पढ़ते थे कामिनी कौशल की बंटू की वर्णमाला वगैरह। शिवानी जी के 14 फेरे भी मैंने धारावाहिक रूप में ही पढ़ा था। तो इस तरह की रुचि होने के कारण साहित्य में थोड़ी रुचि पैदा हुई। बहुत बचपन की बात बता रही हूँ आपको, मैं 12 साल की थी और 9th में पढ़ती थी तब की बात मैं आपको बता रही हूँ। और उसी जमाने में एक कलकत्ते से अखबार आया, उसमें 3 टॉपिक थे कविताओं के जी। और अच्छे टॉपिक थे वो, और निद्रे, भारती, तुलसी का तुलसी, ये 3 टॉपिक थे। मेरा छोटा भाई मुझसे 1.5 साल छोटा है, तो 12 साल की मैं थी और उससे मुझसे छोटा वो भाई। तो हमने उन कविताओं को लिखा और बहुत उस जमाने में हिंदी शायद बहुत अच्छी पढ़ाई जाती होगी। तो मैं अब उन कविताओं को पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा अचरज होता है कि कितना भाषाई सौंदर्य भी है उन कविताओं में उस उम्र के लिहाज से, और कविता करने का सलीका भी है। तो इस तरह धीरे धीरे, और जो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी थी वो बहुत समृद्ध लाइब्रेरी थी, उसमें से मैं पुस्तक पढ़ा करती थी। और सिटी लाइब्रेरी से मैंने आपको बता ही दिया कि मैगजीन आती थी और वो मैं पढ़ा करती थी। तो इस तरह माहौल मिला और मेरी रुचि जागृत हुई। और एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि जो मेरे दादाजी थे वो जब रिटायर हो गए तो उन्होंने संस्कृत सीखी और उसके बाद एक ग्रंथ लिखा, श्वेता श्वेतोपनिषद। तो इस तरह की रुचि से फिर मेरा रुझान भी साहित्य की तरफ हो गया। बहुत सुंदर। और ये जान के और अच्छा लगा कि आपकी पहली रचना जो थी जो प्रकाशित हुई, मेरी पहली रचना कविता थी। 90% साहित्यकारों की जिनसे हमने इंटरव्यू लिए हैं, पहली रचना गीत या कविता ही रही। ठीक कहते हैं आप। यदि आपके पास उपलब्ध हो या याद हो तो अपनी पहली रचना सुनना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। मुझे पहली रचना तो याद नहीं है, मैं कहीं अपने पन्नों में खोजती तो मुझे मिल जाती, लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं। पर मुझे ये याद है कि मेरी पहली रचना जो थी वो कलकत्ता से लेखन में सक्रिय नहीं थी। मेरी बहन जो लघु कथाकार है विभा रश्मि,
वो बहुत सक्रिय थी उन दिनों में, उनकी पुस्तक भी आई। तो वो शादी होकर हमारे परिवार में जब आई 1977 में, तो मेरे साथ एक मैगजीन, एक पुस्तक नवलेखन की लेकर आई, और उसमें कुछ गजल नुमा एक मेरी कविता थी जो मेरी बहन ने मेरे कागजों में से निकाल के दी होगी। तो कुछ गजल नुमा है और एक आध लाइन मुझे याद है, हर लहर किनारे पे आके चटक जाती है, कुछ इस तरह का था। कविता मुझे याद नहीं है। शब्द तो बड़े सुंदर है। तो वो पहली रचना थी मेरी जो छपी हुई थी। इसके बाद कविता लिखने के साथ साथ आपने नई कौन कौन सी विधाओं में पैर रखा? मैंने कविता तो लिखी है, कविताएं में मुझे मेरा लिखना मुमकिन हो पाता है, लेकिन मैं संग संग कहानी भी लिखती हूँ। और कहानी का कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 5 संग्रह निकल चुके हैं, और कविताओं के भी 2 संग्रह निकल चुके, और कविता का प्रारूप ही हाइकू होता है, तो एक संग्रह हाइकू का भी निकला हुआ है। वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाइकू मैंने लिखना तो लिखा। बहुत ही कठिन तो काम। हाँ, तो दोनों विधाओं में मैं लिखती हूँ। तो इस तरह मेरा लेखन होता है, दोनों विधाओं में मैं लिखती हूँ। व्यंग पर भी कुछ लिखा? व्यंग पर भी कुछ लिखा आपने? थोड़ा सा जोर से आपको बोलना पड़ेगा, मैं व्यंग पर भी यही लिखा कुछ अनुरोध आपने? करूंगी आपसे। व्यंग जी, पर, व्यंग पर कुछ लिखा आपने? व्यंग पर नहीं, मैंने व्यंग पर कुछ नहीं लिखा। अच्छा। व्यंग नहीं लिखा। मेरे जो टॉपिक हैं वो पारिवारिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, जी जी और विसंगतियों पर आधारित होते हैं। कभी कभी राजनीतिक परिवेश भी होता है, जी। और इसी तरह मैं लिखती हूँ कहानियां और कविताएं। तो मन मुताबिक, जैसे माँ सरस्वती आशीर्वाद देती हैं, वैसे ही कविता कविता का तो यही है कि तो आपके 11 प्रगत। ग्रंथ, 11 ग्रंथ जो प्रकाशित हैं ऑलरेडी, उनका जी उल्लेख करेंगे आप? हाँ हाँ। तो मेरे 5 कहानी संग्रह, जैसे मैंने आपको बताया, तो पहला संग्रह है कोने का आकाश, फिर अब तो सुलग गए गुलमोहर, परछाइयों के अक्ष, और टुकड़ा टुकड़ा इंद्रधनुष, और जो लेटेस्ट है वो है आर पार के सच। कितने सुंदर नाम आपने चयन किए, वाह। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कविता पुस्तकें हैं 2 हैं, उसमें पहला है भोरगंध और दूसरा है अस्तित्व का हट। वाह। और फिर उसके बाद यात्रा संस्मरण है, स्वप्न दिशा की ओर। मेरा पहला यात्रा संस्मरण है जो अमेरिका और यूके और कनाडा की विजिट पर आधारित है। जी। और दूसरा है भूटान का, प्रार्थना झंडों के आगोश में भूटान, तो उसमें भूटान की यात्रा का वर्णन है। बहुत सुंदर। जी। और एक मैंने उपन्यास भी लिखा है, मन की धूप। वेरी वेरी नाइस। जी। तो उसका आधार सन 47 के कल की जो बदला बदली हुई थी देशों में जाने की, जी जी। तो पृष्ठभूमि तो वहां से शुरू होती है, लेकिन जो कथा है वो उस पीढ़ी की, उस पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी की कथा है। जो मेरी नायिका है वो उस सन 47 के बाद तीसरी पीढ़ी की ना स्त्री है जिसकी वो कथा है। तो इस तरह मन की धूप मेरा उपन्यास है, और एक लघु कथा संग्रह भी है, माटी कहे। जी, बहुत सुंदर। आपका रचना संसार व्यापक भी है और विविधता लिए भी है। कैसे लिख लेती इतना सारा कहानियां और संस्मरण? मैं तो पता नहीं, यात्रा बहुत संस्मरण गृहस्थी लिखने में की भी कोशिश, यात्रा संस्मरण लिखने की कोशिश हमने करी, लेकिन लिख ही नहीं पाए। हम तो सिर्फ कविता पर ही निर्भर करते हैं। पर कविता अपने में अद्भुत होती है, आपके अंतस को। बचपन की मोहब्बत लगती है आबा जी। हाँ, और अंतस की मिठास, उल्लास कविता से बेहतर किसी में नहीं आता। मेरी पहली कविता थी
प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, बहुत प्राण सुंदर। तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। शून्य है पथ स्नेह लथपथ देखती रथ में, प्राण तेरे प्राण का प्राण बहुत बढ़िया, किया बहुत तूने। सुंदर। रूप की अद्भुत, मधुरागिनी सी सबल अद्भुत। भाषा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। मुझे याद रहती पहली पहली कविता जो मेरी प्रकाशित हुई थी। वैसे उसके बाद कुछ अपने बारे में भी बता दूं। उसके बाद मुझे तो मैंने 13 प्रबंध काव्य लिखे हैं। बहुत बहुत ज्यादा लिखा है लेटेस्ट आपका। लेटेस्ट माधवी और छप चुकी है, और अहिल्या पर जो मेरा प्रबंध काव्य है वो प्रकाशन में। मेरे जी, 42 बहुत सुंदर। कविता संग्रह हैं, 5 बाल साहित्य, 9 प्रसंग संग्रह, 20 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, 20 बहुत अच्छा संपादित है। ग्रंथ हैं, और 5 आलोचना जी, ग्रंथ हैं, जिसमें अपनी सबसे प्यारी दीदी महादेवी वर्मा पर मैंने लिखा है, मुक्तिबोध पर लिखा है, अज्ञेय पर लिखा है, और जी। उद्भ्रांत पर लिखा है। तो और 36 किताबें मैंने लिखी हैं कानून पे। तो बस कुल मिलाकर अपने संसार 131 किताबें हो गई मेरी। मैं भी ताली बजाती हूँ आपके लिए। बहुत ज्यादा अद्भुत, अद्भुत है ये, अद्भुत है ये। और साहित्यकार, उसके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। एक चीज देखिए, आज अगर कहा जाए कि कहानीकार कौन सबसे विशिष्ट है, तो आप किसका नाम लेंगे? मैं शरद चंद्र जी का नाम लूंगी। उनकी रचना शैली से, पात्र के चरित्र चित्रण से, जो कुछ वो बहुत वातावरण, कुछ लिखा शरद चंद्र जी ने, बहुत कुछ लिखा। बहुत कुछ लिखा है। लेकिन एक नारी आदमी मन ऐसा के है, चित्र, लेकिन नारी मन। एक कथाकार ऐसा है जिसने सिर्फ 4 कथाएं लिखी, और उसकी 4 में से एक कथा लैंडमार्क हो गई। उसने कहा था। उसने कहा था। जी, तो ये चंद्रधर जरूरी शर्मा नहीं है कि गुलेरी ज्यादा जी। लिखने से ही कुछ मिलता है। हो सकता है 4 कहानियों हाँ, में से एक कहानी आपकी पहुंच जाए शीर्ष पर। हाँ, गुलेरी जी को अमर कर दिया उस कथा ने। उस कथा ने अमर कर दिया। और बहुत सुंदर कथा है वो। सच्ची बात पूछे तो कथा का प्रवाह अच्छा है, भाषा अच्छी है, विषय अच्छा है, लेकिन ऐसी सिग्नेचर कहानी बन जाए ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा। उनकी अन्य कथाएं भी उसी कोटि की हैं, लेकिन उसने कहा था तो सिग्नेचर स्टोरी हो गई। तो इसलिए संख्या का कोई महत्व नहीं होता। जी। हाँ, ये जरूर पता चलता है कि कितना श्रम किया है। तो कविता से धीरे धीरे जी। आप कहानी की तरफ कैसे माइग्रेट कर गए? क्योंकि आप कविता के मुझे शब्द लगा सुन कि के मुझे लगता है कि आप। जो बात, हाँ, जो बात कविता में मैं नहीं कह पाई, वो मुझे कहानी में कहनी सरल लगी। अच्छा। और मैं बिल्कुल स्वीकारती हूँ कि मेरी कहानियों में भी कविता मन, कवि मन जैसी कविताएं, कहानियां होती हैं वो। बहुत सुंदर। तो कविता, कविता तो मेरी हर जगह मौजूद है, उपन्यास में भी है, और भाषा में वैसा सौंदर्य आ जाता है लिखते हुए। जी जी जी। तो कहानियां, हाँ, कहानियां जो है वो अलग तरह की रचना अभिव्यक्ति। है, और बहुत कुछ अभिव्यक्त करती है जिसको हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं। और कविता जो है वो हमारे मन का उल्लास है, जो हम महसूस करते हैं वो लिखते हैं। कहानी, सुदेश बत्रा जी हैं यहाँ पर जयपुर में, कहानीकार हैं। उनका कहना है कि कविता तो स्वतः बहकर आ जाती है, वेग होता है उसमें सरिता का, और हम उसे रचित कर लेते हैं। लेकिन कहानियों को डिजाइन करना पड़ता है, तो आप अपने मन में सोच कर समझ कर आप उसको डिजाइन करते हैं अपने मन के अनुकूल, जो भी आपके विचार है, जो भी विचारधारा है। जी।
जो भी प्रस्तुति कर रहे हैं उसके, तो मैंने इसलिए कहानी को भी चुना। और कहानी भी मुझे, अब तो ऐसा हो गया है कि कोई मैगजीन आती है तो मैं सबसे पहले कहानी ही खोल के पढ़ लेती हूँ। कविता फिर अनुक्रम पहले देख लिया कि कौन कौन सी कहानी है। जी आप अपना पता भेज दीजिएगा। जी मैं एक पत्रिका संपादित करता हूँ, अनुस्वार, अनुस्वार जी, तो वो मैं आपको भेजूंगा। जरूर काफी जरूर अच्छी कहानियां हैं। जरूर। और सूर्यबाला जी हैं या ममता कालिया जी हैं हाँ, या अभी मनीष। हाँ अभी यहाँ कार्यक्रम में आई थी ना जयपुर। नीलिमा टिक्कू जी का नाम सुना? हाँ, जयपुर आई आप आ थी चुके हैं? जी। अच्छा, जयपुर के साथ कब काफी आए थे आप? जुड़ाव संस्थान है आपके। फारूक अफरीदी जी हैं, हाँ, प्रबोध गोविल जी हैं, प्रबोध गोविल जी का, प्रबोध लक्ष्मीकांत गोविल जी का। हैं, हाँ, और आपको बहुत सुन के ताज्जुब नंद होगा भारद्वाज हैं, कि प्रबोध पीडीए व्यास गोविल जी साहब। जो मेरी अभिषक्ता संस्था है साहित्य संगम की, उसमें मेरी पहली लघु कथा अभिषप्ता पुरस्कृत हुई थी। और प्रबोध जी की, मुझे तो सांत्वना पुरस्कार मिला था, लेकिन प्रबोध जी की लघु कथा माँ को प्रथम पुरस्कार मिला था। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं वो, बहुत विनम्र अच्छा और व्यक्तित्व हाँ भी। तो चलते हैं। बहुत मिलनसार हैं और बहुत हाँ। हाँ, धैर्य के तो साथ काम करते आप हैं। कभी पधारें तो हाँ, हमारी 12 कभी आप किताबें अब जयपुर माया मर्ग जी ने प्रकाशित की थी पधारें। बोधि प्रकाशन से। तो चाहेंगे हम कि आप हमारे दर्शकों के लिए कोई अपने मन पसंद कविता सुनाएं। जरूर। तो मेरा अभी जो एक संग्रह है जी जी प्रकाशित नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है उस पे। जी तो उसमें एक कविता है बेल, जी। मुक्त छंद में है, हाँ जी वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। जी जी। शीर्षक है बेल। बेलें मस्तानी सी बढ़ जाती हैं रातों रात। बेलें मस्तानी सी बढ़ जाती हैं रातों रात। लपक झपकती नए नए सहारे ढूंढती, अलभ्य पहुंच बनाती, छा जाती हैं, भा जाती हैं मौसम के साथ साथ। हाथों हाथ छीन लेती हैं मौके, हाथों हाथ छीन लेती हैं मौके, झपट लेती हैं पेड़ों के तने, फुनगियां, बिजली के खंभे, ऊंचे ऊंचे कंगूरे, छज्जे, जालियां। और लहरा उठती हैं पताका सी, अपनी कोपलों पत्तों को हिलाती विजेता सी। लचीली हैं, सजीली हैं, धमकीली हैं, कोई रोक नहीं सकता उन्हें। वे लांघती हैं असंभव दूरियां, बाधाओं के पार और जग को संदेश देती गुपचुप खामोशी से, धीरज से, सदा बढ़ने के, ऊंचे लक्ष्य रखने के, पुरजोर श्रम से लक्ष्य को पाने के। डरती नहीं है वे फैलने पसरने और छा जाने के धौंस भरे अंदाज से, दुनिया डर जाती है उनके फैलने पसरने और छा जाने के धौंस भरे अंदाज से, दुनिया डर जाती है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर आप अनुमति दें तो मैं अपनी एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहूँ। हाँ जरूर सुनाइए। कविता का शीर्षक है आईना। जी। और कविता इस प्रकार है। आईना हो गई जिंदगी, जीवन के दृष्टांत लिए हैं। याद आए गमों के वो दिन, याद आई वो सारी खुशी, आईना हो गई जिंदगी। हाँ वो बचपन के दिन, वो खिलौनों के दिन, खेल के दांव सब याद आते हैं अब।
खिलखिलाती है मन में खुशी, आईना हो गई जिंदगी। जीवन के डिफरेंट जो सोपान हैं उनको टच किया। दोस्ती यारियां, बहुत सुंदर। और आपकी आवाज खुशियां आवाज दुश्वारियां, मधुर है आपकी। मिलना और छूटना, जुड़ना और टूटना, याद आती है हर वो घड़ी, आईना हो गई जिंदगी। तरुणाई के बाद हाँ वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, मीठी परियों के दिन, मद भरे पल और छिन, मीठी परियों के दिन, मद भरे पल और छिन, कैसा कैसा सफर वो हंसी, आईना हो गई जिंदगी। प्यार का सिलसिला, साथ कोई मिला, दुनिया भी बस गई, कुछ कसक सी रही। मैंने अनुभव किया है कि जोड़ियां तो बन जाती हैं लेकिन कहीं ना कहीं कसक बनी रहती है। तो दुनिया भी बस गई, कुछ कसक सी रही, पर मिला ना वो कारण कभी, आईना हो गई जिंदगी। कारवां चल पड़ा, सब जहां चल पड़ा, मैं भी चलता रहा, सब निकलता रहा, रुक गई फिर भी क्यों बंदगी, आईना हो गई जिंदगी। और प्रौढ़ता के आयु में जी। दिल में सबकी खुशी हो तसल्ली भरी, झूठे सब मायरे, अध खुले दायरे, कोई दिल से न पूछा कभी, आईना हो गई जिंदगी। जिम्मेदारियां तो होती हैं लेकिन दुश्वारियां नहीं पूछता कोई। हाँ जी, तो बहुत सुंदर आपकी अब रुपए आवाज ये बहुत। पटल पर हुए हैं अटल, कुछ सुहाने से पल, कुछ रूहानी गजल, गीतों में ढल गई बेबसी, आईना हो गई जिंदगी। बहुत बढ़िया। अच्छा लगा। आपकी आवाज बहुत मधुर है। तो कहानी के जो हमने गान आप पढ़ना जी बहुत आप कुछ कह रही थी। मैं तो तरन हाँ, मैं तो तरन्नुम में नहीं गाती, सीधा पढ़ती ही हूँ। नहीं, छंद के केस में तो आप, या गीत के केस में तो आप तरन्नुम में गा सकते हो, लेकिन खुली हुई मैंने कभी कोशिश नहीं की। हाँ लेकिन खुली हुई कविता नहीं गा सकते ना आप, उसमें गेयता का अभाव रहता ज्यादातर। हाँ, कोई नहीं, मैं छंदों में भी लिखती हूँ। मेरा भूल गया जो संग्रह सुनाइए में ना कोई अगर छंद मैंने वाली छंद कविता। सीखे और बहुत अभ्यास करने की, जैसी इस पत्रिका की प्रकृति है उसी हिसाब की कविताएं हैं इसमें। जी मुझे अंदाज नहीं रहा कि मुझे कविता सुनानी पड़ेगी। मजा तो तो इसी में, बाकी मैकेनिकल इंटरव्यू करने से क्या फायदा। हाँ, खैर, मैं बिल्कुल समझ गई आपकी बात। तो मैं आपको धूप नाम की एक कविता सुना देती हूँ, जी जो शायद आपको जी जी। नहीं, एक और सुनाती हूँ, ओ पाखी। ओ हाँ जी, पाखी। बिल्कुल आराम से। हाँ, तो ये शीर्षक है ओ पाखी। ओ सारे में पाखी, ओ सारे में पाखी, सुन बिन बोले उड़ मत जाना। ओ सारे में पाखी, सुन बिन बोले उड़ मत जाना। मन टहनी पर अकुलाए दर्द, सहम सहम गए हैं। मन टहनी पर अकुलाए दर्द, सहम सहम गए हैं। जी अंगना के चुग्गे से मुंह मोड़े उड़ मत जाना। उदास महावर सूनी पगथलियां, सगुन सिहर गए हैं। उदास महावर सूनी पगथलियां, सगुन सिहर गए हैं। छलक गए नैनों से नाता तोड़े उड़ मत जाना।
ओ पाखी उड़ मत जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छंद वाली कविता मैं आपको सुना देती हूँ। जी। पढ़ के ही सुनाऊंगी मैं आपको। हाँ ठीक है। मनहरण छंद पर जी। मनहरण कवित, शीर्षक है वसंत। सरसों के फूल खिले, हरे पीले रंग मिले, नैनों में दूर तलक पीली सी लुनाई है। सरसों के फूल खिले, हरे पीले रंग मिले, नैनों में दूर तलक पीली सी लुनाई है। वासंती हवा के झोंके गुनगुने ठंडे होके, तन को सुहाने लगे झूमी अंगनाई है। धानी धानी ओस घुली, धानी धानी ओस धुली, कोपलों की नींद खुली, फूलों ने रंग बिरंगी झालर सजाई है। गन्ने की चौधार गिरे, झाग तो रसीले तेरे, कोलू की घूमर घूं घूं बैलों ने मचाई है। वाह वाह। सरसों के फूल खिले, हरे पीले रंग मिले, नैनों में दूर तलक पीली सी लुनाई है। हाँ, बहुत अच्छी चित्रात्मकता है आपके इस। ये वसंत है। और एक कान्हा, कान्हा सुना देती हूँ आपको। जी। नीले हरे, यही है मनहरण चंडी है। जी। नीले हरे मोर पंख, नैनों के शांत शंख, नीले हरे मोर पंख, नैनों के शांत शंख, प्रेम रस अविरल भक्त डूब रहे हैं। वंशरी कर में थारे, आरोह तान समारे, अवरोही धुन उठे ग्रह गूंज रहे हैं। बंसरी कर में धारे, आरोह तान समारे, अवरोही धुन उठे ग्रह गूंज रहे हैं। अधुरों में मधु ज्योति, वैजंती माला मोती, अधुरों में मधु ज्योति, वैजंती माला मोती, विनती में भावना की लड़ गूंथ रहे हैं। कन्हाई की छवि मोहे, राधिका जी संग सोहे, कन्हाई की छवि मोहे, राधिका जी संग सोहे, अद्भुत आभा चक्र आंखें मूंद रहे हैं। नीले हरे मोर पंख, नैनों के शांत शंख, प्रेम रस अविरल भक्त डूब रहे हैं। बहुत अच्छा भाषा है आपका, भाषा का और शब्दों का चयन बहुत सुंदर, प्रभावपूर्ण। और कुछ सुनाऊं आपको? हाँ, मैं एक छोटी सी कविता है जो मुक्त छंद में लिखी है, जी। थोड़ा तंज सा है उसमें। मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा भाई पहले रोज सवेरे मिलते थे, जागते ही बिस्तर पर, रहते थे एक ही घर में, खाते थे एक ही थाली में, और खेलते थे एक ही चौपाल में। फिर हम मिलने लगे अपने अपने घरों से निकलने पर, फिर हम मिलने लगे अपने अपने घरों से निकलने पर, रास्तों में, खेतों में, खलिहानों में। और अब मिलते हैं कोर्ट में, कचहरी में, या थानों में। कितना आगे बढ़े हैं हम, कितना विस्तार हुआ है हमारी सीमाओं का। शादी के बाद सब बदल जाता है। सब बदल जाता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शादी के बाद सब बदल जाता है। मैं आपको एक छोटी सी कविता जी सुनाती जी हूँ। जी। कविता का इसी का तो शीर्षक मजा है, है, हमारे इस परिचर्चा में यही तो मजा है कि हम एक दूसरे को सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई ऐसा इंटरव्यू है जिसमें बातें नहीं है, मन की सरसता भी एक दूसरे से बांटी जा रही है। ठीक बात ये है। ये मुझे लिटरेरी बहुत अच्छा लग पॉलिटिक्स के अंदर घुसने से कोई फायदा नहीं। रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक दूसरे को जानना रचनाओं के माध्यम से रचनाओं बड़ी को। अनूठी अनुभूति है। जी जी तो मैं अपनी कविता सुनाती हूँ आपको। एक जी वसीयत। जी। अ, एक वसीयत मेरे बच्चों, नाम तुम्हारे। ये मेरी प्रिय कविता है। और मैंने काफी
साल हो गए लिखे हुए। मैंने अपने बच्चों के लिए लिखी थी, जी जी पर आप तो जानते हैं कि रचनाएं शाश्वत होती हैं, जी तो ये जैसे सब बच्चों की कविता हो गई। जी एक वसीयत मेरे बच्चों, नाम तुम्हारे, सुख के सपने खूब सहेजे, आंखों में रखे हैं। सुख के सपने खूब सहेजे, आंखों में रखे हैं। दुख सहने के तौर तरीके सांसों में बंधे हैं। कुछ हौसले और दिलासे अलमारी में कागज के नीचे मिल जाएंगे। कुछ हौसले और दिलासे अलमारी में कागज के नीचे मिल जाएंगे। मुस्कानों के भरे खजाने पड़े सिहराने हैं। मुस्कानों के भरे खजाने पड़े सहराने हैं, और हथेली की गर्मी में आशीष सुहाने हैं। कुछ आशाएं, कुछ इच्छाएं मेज के ऊपर पन्नों में गुम हैं, उन्हें ढूंढना। बेशकीमती प्यार दुलार अंतस की दौलत है। बचपन की अनगिन यादें जीवन की ताकत है। जीवन की ताकत है। यही कहीं पर किसी ताक में रख कर भूली हूँ अपनी चाहें, अपनी आहें। यही कहीं पर किसी ताक में रख कर भूली हूँ अपनी चाहें, अपनी आहें। वे काम नहीं आएंगी, दिशा भ्रमित कर जाएंगी, उन्हें वहीं छोड़ना। मोह को तोड़ना, बाकी सब ले लेना, एक दूजे को दे देना। बाकी सब ले लेना, खूब समझ से एक दूजे को दे देना। नहीं तन्नी की झगड़ा करना, मेरे बच्चों, नाम तुम्हारे, एक वसीयत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर फील है आपकी वसीयत। अब एक थोड़ा तत्सम शब्दों के साथ लिखी कविता छोटी सी पेश करते हैं। विश्व विश्व वनस्पतियों जीवों के सहजीवन का सौम्य विवर है, और एक प्रजाति यहाँ जीवन के लिए दूसरे पर निर्भर है। इंद्रधनुष से रंग प्रकृति के इंद्रधनुष से रंग प्रकृति के भू अंबर सागर में विकसित पंच तत्व से यह विशाल जग बहुरंगी संस्कृति है निर्मित। रूप प्रकृति का, रंग प्रकृति का, अनुपम निधि सौंदर्य धरा पर ऐसा है वरदान मनोरम, धन्य हुआ जग जिसको पाकर। बहुत सुंदर है। आज प्रकृति कुछ कुपित सी करने लगी भाव परिवर्तन, रौद्र रूप धर कभी कभी करती नटराज सदस्य नर्तन। परिवर्तित जलवायु स्पष्ट है, बाढ़ और सूखे से दर्शित, भूस्खलित बस्तियां विनसित, शहर शहर सैलाब विवर्तित। विस्फोटों से युद्ध भूमि में निश्चित गरल अकूत असीमित, और अस्त्रों शस्त्रों की ज्वाला में असमय जीवन तत्व तिरोहित। प्रकृति रही दुर्जय प्रकृति रही दुर्जय, पराजित रहा मनुष्य सदा इस भू पर, किंतु अहम में प्रकृति विजय के सदा रहा संलग्न निरंतर। प्रकृति नहीं वो शक्ति कि जिस पर विजय मनुष्यता को पाना है, प्रकृति एक वरदान है जिसमें सह जीवन का स्वर्गान है। बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। तो बड़ी गूढ़ कविता है, गूढ़ कविता है जी। ये दो तीन शैली में हमने लिखा है जी। और ऐसे ही लिखते रहते हैं। अब आपको ले चलते हैं सामाजिक परिवेश की ओर, कि आपकी रचनाओं में विशेषकर कहानियों में सामाजिक परिवेश का कितना प्रभाव? बहुत ज्यादा। किसी भी रचना में अपनी अनुभूतियों के अलावा सामाजिक परिवेश है, सामाजिक हलचल है, उसका होना बहुत स्वाभाविक है। तो मेरी कहानियों में भी सामाजिक परिवेश है। एक मेरी कहानी है मंजू, उसमें अपने बच्चों की 8 बच्चों की मृत्यु के बाद वो दबाव में आ जाती है, और उसका जो पति है वो 8 बच्चों को जमीन में दफना के आ गया है, और वो एक कल्पना करती है कि कोई एक
काल्पनिक शत्रु उसका पैदा हो गया, मेसुए नाम है उनका, और वो उसके बच्चों को खोद के खा जाएगा। इस तरह की कहानी है। और सामाजिक दवा, सामाजिक टिपिकल प्लॉट है जी। और फिर वो जो उससे पूछती कि तुम जमीन को और पेड़ों को और इन सबको क्यों मारती रहती, तो बताती कि यहाँ मेरे बच्चे सोए हैं और ये मेसू है, वो उन्हें खोद के ले जाएंगे, तो मैं अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तो वो मैंने तो आपको कहानी का जिस्ट सुना दिया, बाकी कहानी का मजा तो हाँ पढ़ने में ही होता है। प्लॉट है और स्त्री की मनोभावना ऐसी कठिन परिस्थिति में दर्शित कर पाना या उसको अभिव्यक्त कर पाना बहुत ही कठिन, बहुत कठिन। तो एक तो सामाजिक जैसे एक मेरी कहानी है चक्रवात। तो एक जो स्त्री हैं वो विदेश में अपने बच्चों के पास गई हैं, और जब वो लौट रही हैं तो उनको एक एयरपोर्ट पर कुछ एक ग्रुप के साथ, एक मुस्लिम ग्रुप है जो बहुत हंस रहे हैं, कुछ कहना नहीं मान रहे हैं, और सब लोग डर जाते हैं कि ये कुछ आतंकवादी हैं कि क्या है, और इस तरह उस स्त्री को भी उस ग्रुप में शामिल करके और एयरपोर्ट पर उतार लिया जाता है, और उनसे पूछगछ होती है, अपमान होता है उनका, और वो बहुत डर जाते हैं वो लोग। और जब वो किसी भी तरह छूट के सब बात बता के और सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद जब वो उनको दोषी नहीं पाते तो वो उनको उनका पासपोर्ट लौटाकर उनको छोड़ जाते हैं एयरपोर्ट पर, और वो लोग बॉम्बे आ जाते हैं। बॉम्बे में इंटरव्यू हो रहा है, तो जो वो ग्रुप है वो कह रहा है कि ये जहां हम रुके वो एक डरावना सपना था जो हमारे साथ घटा, और ये स्त्री जो है वो नहीं चाहती है कि उस ग्रुप के साथ उसको देखा जाए, क्योंकि वो उसके साथ नहीं है। तो वो सहा उसने भी, लेकिन वो आगे आगे चलती आती है, वहां उसके पति मिल जाते हैं, और वो अपना दुख भी प्रकट नहीं करती है, बहुत घर जाती है तब वो अपना दुख प्रकट करती है अपने परिवारजन के साथ। और इस तरह की रचना है ये। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय, आपकी जो विषय वस्तु है कहानियों की वो चमत्कृत कर देने वाली है, बहुत सुंदर। तो इसमें ये मैंने बताने की कोशिश की कि जब हम बाहर जाते हैं और इस तरह की कोई अलग सी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको आतंकवादी समझ लिया जाता है, और आप कैसे मुश्किल में होते हो कि छूट पाना बाहर भी बहुत मुश्किल है, कि पुलिस आपको कितना तंग करती है। जैसे यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पुलिस के द्वारा पूरी बात ना पता होने पर पुलिस छानबीन करने में काफी तकलीफ देती, तो ऐसे ही वहां पर उन लोगों ने भोगा, और वो छूट कर आए तो उन्हें कितना टॉर्चर हुआ जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते थे, वो उन्हें डरावने सपने जैसा लगा। और ये स्त्री जो है वो इनको परिवार में काफी भरोसा दिया, तब कहीं जाके ये आश्वस्त हुई कि मैं अपने घर सेफ आ गई हूँ। तो ये चक्रवात कहानी है। और इसी तरह सामाजिक परिवेश की बहुत सारी कहानियां हैं जो लिखी हैं मैंने। स्त्री हूँ मैं तो शायद स्त्री संबंधित विषय में काफी चुन पाती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है, पुरुष से संबंधित भी लिखी है। तो एक कथा मैंने लिखी है कि एक पुरुष हैं, उनकी आंखें लाल हो गई हैं और वो परेशान हैं, आंखों की लाली किसी तरह जा नहीं रही है, तकलीफ भी है आंखों में, और वो उनका मजाक बनाते हैं लोग कि अरे आपकी आंखें तो क्या पता रोमांच से लाल हो रही हैं। दूसरा कहता है कि ये तो लग रहा है कोई क्रोध की लाली है। दूसरा कहता है कि आपकी शक्ल तो किस नेता जैसी लगने लग गई है, आंखें सूज गई हैं और लाल हो गई हैं। तो वो बेचारा बहुत अपने को मुश्किल में पाता है, सोचता है कि तो कोई उसको सजेशन देता कि आप अस्पताल क्यों नहीं गए, तो बोले अरे सबसे पहले तो यहीं जाना चाहिए था। वहाँ अस्पताल जाते हैं, दिखाते हैं, वहां का पूरा चित्रण मैंने किया है कि अस्पताल का क्या चित्रण होता है। जब वो लौट कर आते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि जो लाली है वो ऐसी वस्तु से है जो उनको पसंद नहीं है। तो वो लेटे लेटे सोचते हैं घर पर तक में कि मुझे क्या चीज नापसंद है, तो वो देखते हैं कि मुझे तो बहुत सारी चीजें नापसंद है। मुझे
समाज की बहुत सारी स्थितियां, पूरा पूरा सिलसिला है उसमें। एक मुझे याद आ रहा है अभी कि जो सेक्रेटरी है उसकी शक्ल पत्नी से रिजेंबल करती है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरह बहुत सारी स्थितियां वो कल्पना करते हैं, कहते हैं अरे ऐसा एक वास्तविक दृष्टांत है कि हाँ जिसमें डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि एलर्जी किस चीज से कैसे पता करें उस जी, इस कहानी का डॉक्टर से नाम भी चिकित्सा एलर्जी है। जब हाँ, तो बाद में क्या पता चलता है कि उनके शरीर पे लाल चकत्ते उठ उठ जाते हैं जब वो पत्नी के पास जाते हैं। तो इसमें ये है कि अच्छा, तो पहले मैं ये देखो कि मेरी पसंद का क्या है। जी तो पसंद की बहुत कम चीजें निकलती हैं उनकी, और वो इतने हताश हो जाते हैं कि वो रोने लगते हैं जोर जोर से। तो पत्नी आ जाती किचन से निकल के, और पड़ोसी जुटाते हैं, और जो भी है अपनी अपनी तरह से सांत्वना देते हैं। और फिर वो कितनी देर सब रुकते, वो लोग चले जाते हैं, वो बेचारे अकेले रह जाते हैं और चुपचाप लेट जाते हैं। तभी उन्हें एक बड़ा नर्म सा हाथ उनकी आंखों पर आता है और एक आवाज सुनाई देती है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे पापा। बहुत सुंदर। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि डिजिटल ईरा में आपको क्या लगता है भविष्य? बहुत अच्छा। मैं तो कहती हूँ डिजिटल ईरा क्या आया, हम जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए तो एक वरदान समझ लीजिए। घर बैठे हम कितने लोगों से मिल पाते हैं, प्रवासी साहित्य हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, रचनाकारों को हम देख पाते हैं, उनकी नए नए कथ्य हमें मिलते हैं, नया नया प्रस्तुतिकरण का शैली मिलती है। वहाँ की, जिस देश में वो लोग रहते हैं वहाँ की परिस्थितियों से हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि रचनाकार अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही लेखन करता है, तो वो उससे हमें जानकारी होती है। तो ये सोचिए कि साहित्य का क्षेत्र जो है वो बहुत ही समृद्ध हो गया है जी डिजिटल से। और यहाँ पर भी जो जूम पर सारे कार्यक्रम होते हैं, तो वो भी मुझे अद्भुत लगते हैं कि मैं अपने कमरे में बैठकर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं सबसे जुड़ जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे अकेलेपन में भी पूरी दुनिया मेरे साथ है। सही बात है। और ये कोरोना की देन है। आपके साथ एक और लंबा सेशन रखेंगे जिसमें हम आपकी कविताएं और सुने। मुझे बहुत मधुर और अ, थैंक यू। सही प्रांजल भाषा में आपने जो लिखा है, और मनहरण छंद विशेष करके, तो मुझे जी बहुत पसंद आया। जी। और आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि साहित्य के अलावा आपकी अभिरुचियाँ क्या क्या हैं? मैं तो स्त्री हूँ, मेरी बहुत अभिरुचियां हैं। लेखन तो है ही, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, साहित्य मैं पढ़ती हूँ। और जो मुझे अच्छा लगता है वो कहानियां, आप सोचिए कि जैसे जीवन भर याद रहती है, जी इस तरह मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। और मैं पुराने रचनाकारों को तो पढ़ती ही हूँ, मैं नए रचनाकारों को भी पढ़ना पसंद करती हूँ। बल्कि जो छोटे छोटे बच्चे लिखते हैं, जैसे ये मैंने आपको मैगजीन बताई, इसमें वो लोग एक पेज देते हैं नई कलम के लिए, तो मैं उसको जरूर पढ़ती हूँ, ये जानने के लिए कि आजकल की नई पीढ़ी क्या सोचती है। जी। तो ये इस आपको तरह। बताना चाहूँगा कि इंडिया नेट बुक्स से, जो हमारी प्रकाशन संस्था है, जी। उससे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के 12 बच्चों की किताबें हमने पब्लिश करी। ओके, बहुत 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 बढ़िया है ये, बच्चों के बच्चों में प्रोत्साहन बड़ी के लिए। प्रतिभा है। बड़ा बहुत प्रतिभा है। मैं देखती हूँ कि मैं इतनी बड़ी हो गई और मेरा लेखन तो बिल्कुल सीमित ही समझ लीजिए। जी यहाँ पर जो लिटरेचर फेस्टिवल होता है जयपुर में, तो एक बार एक सेशन में मैंने देखा कि 11-12 साल का बच्चा खड़ा हुआ, और उसने जो स्टेज पे कार्यक्रम चल रहा था उनसे कहा कि मैंने एक उपन्यास लिखा है। आप जानिए कि मैं बिल्कुल हतप्रभ रह गई। उस जमाने में तो मैंने कहानियों के अलावा कुछ लिखा नहीं था, उपन्यास लिखने की सोची भी नहीं थी, और 12 साल के बच्चे ने एक उपन्यास लिखा। जी। तो मेरे लिए तो बहुत चमत्कृत मैं हुई इस बात से। मैं आपको और अभी अभी भी कुछ पुस्तकें भेजूंगा बच्चों के हाँ, द्वारा जो लिखी गई हैं। जरूर भेजिएगा। और आपका आप पता हमें अपनी भी जरूर भेज पुस्तक, दीजिएगा। हाँ, और आप अपना पता भी मुझे जरूर दे दें। मैं आपको अपनी किताबें भी जो मैं लिख पाई हूँ वो मैं आपको जरूर दूंगी। और स्वागत।
हाँ जी, और अमेज़न पर भी हैं मेरी 6 पुस्तकें, ठीक, तो मैं उनका लिंक भी आपको भेजूँगी, कभी आपका दिल करे तो आप वहाँ से भी लेके पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हम आपसे आज आपसे विदा लेना चाहेंगे। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको कलाम बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं इतनी डरी हुई थी इंटरव्यू के नाम से कि नहीं, पता नहीं, नहीं। इंटरव्यू क्या, आपस में चर्चा होनी चाहिए, एक दूसरे के गुण खुलने चाहिए। इंटरव्यू में वो मैकेनिकली क्या कौन सी सर्वश्रेष्ठ बुक है, क्या है, क्या नहीं, उन सब चीजों से पर व्यक्तिगत कविताओं को धरातल, मेरा सिद्धांत है व्यक्तिगत धरातल पर इंटरव्यू हो तो एक दूसरे को अधिक जान सकते हैं, है ना। बहुत और बहुत मन से सार्थक सुना, और कुछ मैं अपना भी आपको सुना पाई, तो ये मुझे बहुत नहीं, अच्छा बहुत लगा। सुंदर लगा मुझे, हम आपको मैं बहुत-बहुत शीघ्र ही धन्यवाद आपको एक बार देती फिर याद करेंगे। धन्यवाद, आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत